एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार पृथ्वीलोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर पहुंचे तो उनकी नजर वहां के चबूतरे पर बैठे थर थर कांपते हुए एक कबूतर पर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है और धूप में बैठे होने के बावजूद ये कबूतर कांप क्यों रहा है। उन्होंने उस कबूतर से कांपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद कहा कि प्रभु आपके आने से कुछ समय पूर्व यमराज यहाँ आए थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कल सुबह सूर्य के उदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है, ये जानकार भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है। इसीलिए मैं मृत्यु के भय से डर के मारे कांप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपा कर मेरी प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाएं। उस कबूतर की कातर विनती सुनकर उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। साथ ही उनके मन यह विचार भी आया कि क्यों न यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मलयगंध पर्वत पर स्थित गुफा को सुरक्षित बनाकर गरुड़ देव वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कबूतर की प्राणों की रक्षा करके उनकी योजना को विफल कर दिया है। जब यमराज को पता चला कि गरुड़ देव स्वयं यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार करके आसन पर बिठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़ देव ने बड़े शान से उन्हें बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उससे बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त से उस कबूतर के बारे पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी बही में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर में रहने वाला कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मलयगंध पर्वत की एक गुफा में विदंत सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वो घड़ी पूरी हुई है। ये सुनते ही गरुड़ देव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सीधा उस गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। ये देखकर उन्होंने बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के बजाय वो खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। वैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़ देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। शरद ऋतु का मौसम था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। घने जंगलों के बीच छोटा सा गांव था जिसका नाम सपनपुर था। उस जगह की आबादी बहुत ही कम थी। रात के 1 बजे का वक्त हो चला था। उस वक्त बाहर बहुत ही जोरों की आंधी और बारिश हो रही थी। जंगल से कुछ दूर बिरजू नाम के व्यक्ति ने अपना छोटा सा घर बनाया था। बिरजू नाम का लकड़हारा अपनी छोटी सी मिट्टी के बने घर में खर्टे लेते हुए सो ही रहा था कि अचानक से वह डरते हुए जाग गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, फिर से एक सपना देखा मैंने। बगल में लेटी हुई बसंती नाम की स्त्री भी अपने पति बिरजू की आवाज सुनते ही झट से उठकर बिस्तर में बैठ गई। बसंती ने बगल में मेज पर रखी हुई लालटेन उठाकर एक नजर घड़ी में देखा कि रात के 1 बज के 10 मिनट हो रहे थे। वह अपने पति बिरजू की ओर देखी कि बिरजू पूरा डर के मारे पसीने से भीग चुका था। वह अपने पति से नाक सिकोड़ते हुए पूछती है, क्या बात है, इस तरह से चिल्ला कर क्यों बैठ गए। बिरजू डर के मारे अपनी पत्नी बसंती की ओर देखा और उससे कहता है, फिर से एक भयानक सपना देखा। अब तो हर रात मुझे खौफ की रात लगती है क्योंकि मुझे बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं। पता नहीं क्यों इस तरह के सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ता, क्यों हर रात मेरे लिए भयानक होती है। बसंती ने हैरानी से अपने बिरजू की ओर देखते हुए कहा, क्या देखा तुमने सपने में। पता नहीं मेरे माता पिता ने किस मनहस आदमी से मेरी शादी करवा दी। जब देखो रात में ही डरते रहता है। खुद के सपने के साथ साथ मेरी रातों को भी खौफ की रात बनाकर रख दिया है। बिरजू डरते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे कहता है, मैंने देखा कि मुन्नी बुआ का गांव से फोन आया था। वो फोन पर कह रही थी कि उसका लड़का नदी में कूद कर मर गया। बसंती अपने पति बिरजू से कहती है, अरे ऐसे ही तुम्हें सपने आ गए होंगे, सो जाओ अब, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। इतने में बिरजू अपनी पत्नी बसंती से कहता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें ये बात आम लग रही है, तुम्हें पता है ना मेरे सपने के बारे में। बसंती दूसरी और करवट बदलते हुए अपने पति बिरजू से कहती है, जो भी होगा, जिस गांव में मुन्नी बुआ रहती है वही होगा, हमें इससे क्या, चलो अब आंखें बंद करके सो जाओ। इतने में बिरजू अपनी पत्नी से डरते और कौपते हुए कहता है, वह तो ठीक है, पर मैंने देखा कि कोई फोन करके हमें बता रहा है कि मुन्नी का बेटा नदी में इबकर मर गया। एक काम करना, इस 24 घंटे के अंदर किसी का भी फोन आए तो मत उठाना।
इतने में बसंती जमाई लेते हुए बिरजू से कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है ये सपना तुम्हारा सच का है? ऐसा कुछ नहीं है। मुतनी बा अपने बच्चों के साथ ठीक है और सही सलामत है, और हाँ, अगर तुम कह रहे हो तो 24 घंटे के अंदर किसी का भी फोन आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगी। आप ठीक है, चलो अब सो जाओ। इससे पहले कि बिरजू सोने जाता तभी उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दरवाजे को खटखटाते देख अचानक से बिरजू डर गया। वह हिचकिचाते हुए बोला, कौन है? बिरजू ने देखा कि एक काली परछाई उसके कमरे की और धीरे धीरे बड़ी होते जा रही थी। बिरजू जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, बसंती देखो कोई आ रहा है। इतने में 8 साल का बच्चा पप्पू अपने हाथ में लालटेन लिए दरवाजे पर खड़े होते हुए बोला, अरे पिताजी, मैं हूँ। डरा हुआ बिरजू बोला, पप्पू बेटा तुम इतनी रात को जागकर क्या कर रहे हो? तुम्हारी परछाई ने तो मुझे डरा ही डाला था बेटा। पप्पू अपने माता पिता के कमरे में आते ही बोला, मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। क्या आज मैं आपके साथ सो जाऊं पिताजी? बिस्तर पर बैठे हुए बिरजू ने अपने बेटे पप्पू से कहा, हाँ आजा। पप्पू अपने पिता के कमरे में गया और बिस्तर पर चढ़ते हुए अपने पिताजी और मां के बीच जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में बिरजू ने अपने मन ही मन में कहा, आज फिर से सपना आया। ये सपना सपना ही रहे। इतना कहते हुए वह अपने बेटे को पकड़कर सो गया। अगली सुबह जब बिरजू की नींद टूटी तो उसने देखा उसकी दीवार पर टंगी हुई घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। फिर जब उसने दूसरी ओर अपनी नजर घुमाई तो देखा उसका बेटा और पत्नी उधर नहीं थे। इससे पहले कि वह अपने बिस्तर से उतरता उसकी पत्नी बसंती आई और बोली, आज तुम काम पर जाने में लेट हो गए। आज तुम्हें पेड़ काटने के लिए नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ उठता हूँ, पर याद रहे 10-24 घंटे के अंदर अगर किसी का भी फोन आए तो मत उठाना। तुम्हें पता है ना कि अपने सपने से मैं कितना डरता हूँ। बिस्तर से उतरते हुए बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा। अपने पिता की बातों को सुनते ही पप्पू ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ कल रात पिताजी ने फिर से सपना देखा क्या? हाँ बेटा, हर दिन की तरह तेरे पिता ने आज फिर से कोई भयानक सपना देखा। पता नहीं क्यों तेरे पिता जब भी सपना देखते हैं तो मुझे बहुत ही डर लगता है, बसंती ने अपने बेटे से डरते हुए कहा। अपनी माँ की बातों को सुनते ही पप्पू जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर के बाद बिरजू अपना कुल्हाड़ी लेते हुए घर से जैसे ही बाहर निकलता है वह पीछे मुड़ते में अपने पत्नी बसंती को आवाज लगाते हुए कहता है, एक काम करो, वह कीपैड वाला मोबाइल मुझे दे दो, अपने साथ रखूंगा और आज अगर किसी का भी फोन आए तो फोन तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। अपने पति की बात को सुनते ही बसंती ने कीपैड का मोबाइल अपने पति के हाथों में थमा दिया। उसके बाद वह डरते हुए वह अपने पति से बोली, कम से कम इस बात की चेतावनी तो हम दे सकते हैं ना मुन्नी बुआ को। पर बिरजू ने उसकी एक न सुनी और बिरजू मोबाइल लेते हुए जंगल की ओर पेड़ काटने के लिए चल देता है। बिरजू के साथ साथ 3-4 लोग और भी पेड़ काट रहे होते हैं। तभी अचानक उन लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम भीमा था, उसका अचानक से मोबाइल बज उठा। मोबाइल की आवाज सुनते ही बिरजू डर गया और वह मन ही मन बोला, मुझे तो लगा कि मेरा फोन बज रहा है। काम करता हूँ, इस 24 घंटे के अंदर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे कोई भी बुरी खबर सुनने को ना मिले। इतना कहते हुए बिरजू ने अपना कीपैड वाला मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता देख भीमा ने उससे सवाल किया, क्या बात है, तूने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर दिया? इतने में बिरजू भीमा से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मेरी मर्जी में जो भी कुछ करूं, तुझे इससे क्या? बिरजू की इस तरह की टेढ़ी बातों को सुनते ही भीमा गुस्सा होते हुए बिरजू से बोला, अबे साले टेढ़ा बात क्यों कर रहा है? तेरे में बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं जो भी कुछ करूं तुझे से क्या, तू अपना काम करना, बिरजू ने नजरें चुराते हुए कहा। बिरजू काम तो कर रहा था पर अब भी अपने सपने से उड़ रहा था कि कहीं उससे बुरी खबर सुनने को ना मिले, क्योंकि उसका हर सपना हकीकत में बदल जाता था। अपने सपनों की वजह से बिरजू हमेशा डरा करता था, इसलिए सब उससे डरपोक बिरजू कहते थे और साथ ही साथ कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। बिरजू को काम करते करते दोपहर के 2 बजे बज गए। तभी वहां पर भीमा की पत्नी गौरी भीमा के लिए खाना लेते हुए आई। भीमा की पत्नी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उस जंगल में जितने भी लकड़हारा थे सबकी नजर भीमा की पत्नी पर पड़ी, यहाँ तक कि बिरजू की भी। जैसे ही भीमा ने देखा कि उसकी पत्नी को सब लकड़हारे चुपके चुपके निहार रहा होता है, तब भीमा ने कड़क आवाज में कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते हुए कहा, अपनी नजरें सही सलामत रख वरना आंखें निकाल लूंगा। अगर मेरी बीवी को किसी ने बुरी नजर से देखा भी तो सर काट दूंगा इसी कुल्हाड़ी से। भीमा ने अपनी कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए सबको चेतावनी दी। भीमा से सारे गांव वाले डरते थे क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था।
साथ ही साथ वह कुछ महीनों के लिए 7 बार जेल की सजा काट कर भी आया था। भीमा की बातों को सुनते ही बिरजू गुस्सा हो गया और उसे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहने लगा, खबरदार, जो मेरे ऊपर शक किया तो तेरी बीवी को देखकर मुझे क्या मिलेगा? तू तो ऐसे कह रहा है, लगता है कि मेरी बीवी ही नहीं है। भीमा की बीवी इतनी खूबसूरत थी कि सब उसे घूर घूर कर देखा करते थे, जिसे भीमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भीमा ये भी जानता था कि बिरजू एक नंबर का डरपोक इंसान है, इसलिए उसने बिरजू को डराते हुए कहा, नजरें हटाओ वरना आंखें फोड़ डालूंगा। इससे पहले कि बिरजू कुछ कहता, पास के लकड़हारे ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। बिरजू की बात सुनते हुए भीमा ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बिरजू को देखा, उसके बाद अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, आज के बाद से जंगल में मेरे लिए खाना लेकर मत आना। अब जा, घर चली जा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शाम के 6 बजे बिरजू अपना कुल्हाड़ी लेते हुए अपने घर को हो चला। बिरजू को घर आता देख बसंती ने सवाल किया, आज दोपहर को खाना खाने क्यों नहीं आए? बिरजू थका हारा अपनी पत्नी से बोला, आज भूख ही नहीं लगी। उसके बाद बिरजू अपना मोबाइल देखने लगा। बिरजू अपना मोबाइल देखते हुए मन ही मन सोचा, बस रात के 12 बजे तक फोन स्विच ऑफ रखूंगा, उसके बाद खतरा टल जाएगा और मुझे किसी का भी गलत फोन नहीं आएगा। बस 1.5 घंटे और। रात के 10 बजे ही थे कि अचानक पड़ोस से एक औरत, जिसका नाम कुकू था, भागते हुए बिरजू के घर आई और उनका दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बसंती भाभी, जल्दी से दरवाजा खोलो, तुमसे कुछ कहना है, जल्दी खोलो। बसंती उस वक्त अपने रसोई में रात के खाने का बर्तन मांज रही थी और पप्पू अपने कमरे में सो रहा था। बिरजू फटाफट दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोस की औरत कुकू सामने खड़ी थी। वह अपने दरवाजे के पास खड़े होते हुए कहता है, अरे भाभी, अब और इतनी रात को सब ठीक तो है ना? पड़ोस की औरत ने बिरजू को अपना फोन दिखाते हुए कहा, अरे ओ बिरजू भैया, अपना फोन स्विच ऑफ रखा है क्या? आपके गांव से मेरे पास फोन आया है किसी का, ये लो, जल्दी से बात कर लो। बिरजू अपने मन ही मन में बोला, किसका फोन होगा? इतना कहते हुए जैसे यतत बिरजू ने पड़ोस वाली औरत का फोन अपने कान में लगाया, वहां से आवाज आई, अरे ओ बिरजू, मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। एक बुरी खबर है, मेरा बेटा नदी में डूब कर मर गया। इस खबर को सुनते ही बिरजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई और अचानक से ही उसके चेहरे पर पसीना निकलाए और साथ ही साथ उसका गला भी सूखने लगा। वह अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बसंती बसंती, जल्दी इधर आओ, देखो मैंने कहा था ना, जो मैंने सपने में देखा वही है। मुझे लगा मैं किसी का फोन 24 घंटे तक नहीं उठाऊंगा, पर आखिरकार मेरी बुआ ने पड़ोस वाली काकी के घर पर फोन करके मुझे बुरी खबर सुनाई दी, इसलिए मैं अपने सपने से डरता हूँ। बसंती भी चौंक गई जब पड़ोस की औरत कुकू के फोन पर वह बुआ से बात की, तब बुआ ने फोन पर रोते हुए अपनी भतीजी बसंती से कहा, बसंती, मैं मुत्री बुआ बोल रही हूँ। सुबह से ही फोन लगाए जा रही हूँ पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मेरा बेटा तो आज पानी में डूब कर मर गया, हो सके तो जल्द से जल्द गांव आ जाना। अचानक से ही यह हादसा हो गया। बसंती रोते हुए देर तक मुन्नी बुआ से फोन पर बात करती रही। उसके बाद रोते रोते मुन्नी बुआ ने फोन रख दिया। इतना सुनते ही बसंती के भी रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोस की औरत कुकू भी उदास मन से बसंती से बस इतना ही बोली, अपना फोन ऑन रखना बिरजू भैया। उसके बाद वह अपना मोबाइल लेकर अपने घर चली जाती है। बिरजू का चेहरा पूरा पसीना पसीना हो रखा था। कुकू के जाते ही बिरजू दरवाजे पर खड़ा डरते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, मैंने जो सपना देखा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा था कि होनी को टाल दूंगा, पर कहीं ना कहीं किसी और के फोन से मुझे ये खबर सुनने को मिल ही गया। इतने में बसंती ने अपने पति से कहा, विश्वास तो नहीं हो रहा था कि जो तुमने कहा का वह सत्य है, पर मैंने तुम्हें ये बात भी कही थी कि मुन्नी बुआ को फोन करके इस बारे में बता देते हैं कि वह कुछ दिनों तक अपने बेटे को नदी के पास जाने से मना कर दें, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। मूर्ख के साथ साथ तुम मनहस भी हो मेरे लिए। तारांकन। थोड़ी देर तक बिरजू सदमे में ही था। वह मन ही मन कहता है, क्यों होता है मेरे साथ यह सब? और फिर बस